हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अभी टेक्निकल एरर की वजह से क्लास रोकनी पड़ी। देखिए वापस से मैं क्या बता रहा था कि जो वैल्यूएशन नाम का टॉपिक है बड़ा ही आसान है और आसान के साथ साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कितने मार्क्स का वेट रखता है? 15 मार्क्स का। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके चल रहा हूं। यह पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2, ये है पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 को मेरे बच्चे जब मैं इंडेक्स की सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां पर करूंगा 102, 103 एंड 110 के अलावा जब मैं इंडेक्स को लूंगा तो वहां पर इस वाले टॉपिक की कवरेज करेंगे और तीनों इंडेक्स एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं और तीनों की तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी। और तीसरा है प्रोविजन ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी अपने एडवांस के रेस्पेक्ट में, अपने लोन्स के रेस्पेक्ट में कितने का प्रोविजन बनाएगी और उसकी क्या नॉर्म्स हैं, इस बात की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। और पार्ट 1 में बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, जिसका इंटरनल पार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन के बिना शेयर की वैल्यू नहीं की जा सकती। इसलिए पार्ट 1 में मैंने नाम क्या दिया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि पार्ट 1 का पहला सेगमेंट यही है। इसकी वैल्यू करने के बाद, सीखने के बाद फिर हम आएंगे शेयर की वैल्यूएशन पर, क्योंकि शेयर की वैल्यूएशन बहुत आसान है, गुडविल की थोड़ी सी हल्की सी ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, जिनकी मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए मेरे बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही आसान है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। एक खास बात और, ये टॉपिक आपका बिजनेस वैल्यूएशन में भी दे रखा है, तो वहाँ पर भी इतने ही मार्क्स का कवर करता है। मैं कहूँ तो टोटल मिला करके ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 15 नंबर अकेला टॉपिक देता है, गुडविल का और शेयर का वैल्यूएशन। बाकी नॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओनली फॉर पार्ट ए आपको 15 टू लेकर के 18 मार्क्स की कवरेज देता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लिखिए पॉइंट नंबर 1, इसमें पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे मीनिंग, कि भाई गुडविल का टॉपिक पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि ये होती क्या है। अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी नोट करना है, फिर मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा कि है क्या ये, कि भाई कौन सी बला है, हम भी तो देखें कि बला कौन सी है। चलिए मीनिंग लिखिए गुडविल में। मीन्स expected profits arising, expected profit arising due to past efforts of operating business, and benefits provides in future,
provides in future through profits generated in excess capacity from normal generated। इसको नोट करो, फिर समझाएंगे कि क्या लिखा है। गुडविल का मतलब हमारे धंधे के अंदर जो हमने मेहनत की है पिछले सालों में, उस मेहनत की वजह से आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमाएंगे या उसका कितना फायदा मिलेगा, इस फायदे को मेजरमेंट जब हम करते हैं, इस फायदे को ही गुडविल बोला जाता है। लेकिन फायदा को देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि फायदा कितना हुआ है। इस बात के लिए मेजरमेंट बोलता है कि जो नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग कमाते हैं, जैसे मान लो मैं फर्नीचर का धंधा करता हूं, बाकी जो सिमिलर कॉम्पिटिटर हैं, जो प्लेयर हैं इन द मार्केट ऑफ द फर्नीचर, वो 20% कमाते हैं, लेकिन मैं 25% कमाता हूं। तो नॉर्मली जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं उस मार्केट में, उसी मार्केट में मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो जो एक्सेस है वो गुडविल की वजह से होता है। तो वो पिछले सालों की मेहनत आपने अच्छी की है, उस मेहनत का ये मेहनत आना है, इसी को क्या बोलेगा गुडविल। बस ध्यान देना इस बात का, कुछ बातें हैं जो आपको नोट रखनी है कि ऑपरेटिंग बिजनेस का ही लेना है। गुडविल मेरे बच्चे ऑपरेटिंग की लगेगी, जो आपने पिछले साल में मेहनत की है, उस मेहनत की वजह से जो प्रॉफिट अराइज हुए हैं, उन प्रॉफिट को आधार बनाते हुए हम क्या करेंगे, गुडविल का मेजरमेंट करेंगे। बेसिकली गुडविल की वैल्यूएशन आसान नहीं है और ना ही गुडविल की वैल्यू की जा सकती है, चूंकि ये असेट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करती है, इसलिए हमें इसका मेजरमेंट करना तो पड़ेगा। अब मेजरमेंट कैसे करें, इस बात की कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड हमें दिए गए हैं और प्रत्येक मेथड से इसकी वैल्यू भी अलग आएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन के कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में कोई भी यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं किया गया है। इसके रेस्पेक्ट में कोई स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बनाई हुई है। हर बिजनेस का अलग अलग तरीके से जो गुडविल है उसकी वैल्यू की जाएगी, इसलिए इसके अलग अलग मेथड हैं और हर मेथड से आपकी गुडविल की वैल्यूएशन वेरी करेगी। इसीलिए आगे लिखिए इसकी वैल्यूएशन का क्या है। बोला गया कि मेथड कितने हैं। पॉइंट नंबर 2 मेथड, सॉरी टाइप्स लिखो, पहले लिखो टाइप्स। टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के टाइप्स। गुडविल बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है परचेज्ड, यानी कि एक्वायर्ड, जो हमने खुद खरीदी है, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। गुडविल के 2 तरीके होते हैं, यानी गुडविल 2 प्रकार की हो सकती है।
एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है एक्वायर्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करना इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल shall not recorded। क्लियर कट बोला गया है कि भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। आप यदि वैल्यूएशन करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन नहीं होगी। वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड यूजिंग वेरियस मेथड। हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, जिसको वैल्यू करने के अलग अलग तरीके दे रहे हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो हमारा पार्ट मेरे बच्चे ये बनेगा, इसी की बात करेंगे हम। तो लिखो, कुछ चर्चा करूंगा इससे पहले। 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड क्या है। चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी बिजनेस को खरीदने की सोचा, मान लो एबीसी लिमिटेड है। मैं एबीसी लिमिटेड के पास गया कि मैंने बोला मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में दोगे। उसने बोला कि 50 करोड़ का। मैंने बोला ठीक। जब मैं उसको खरीदने की सोच रहा हूंगा तो मैं उसके बिजनेस की वैल्यू करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। तो मैंने उसकी वैल्यू की और मुझे पता लगा कि इसके बिजनेस की वैल्यू 45 करोड़ है, लेकिन वो मांग कितना रहा है? 50 करोड़, जो कि वैल्यू कितनी है उसकी? 45 करोड़। मैंने बोला भाई आपके बिजनेस की वैल्यू तो 45 करोड़ है, आप मांग 50 करोड़ रहे हो, 5 करोड़ किस बात के मांग रहे हो? उसने बोला कि मैंने पिछले टाइम से, काफी 10 सालों से मैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मैंने इस बिजनेस को अपना खून पसीना दिया है। उस खून पसीने का फायदा आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मैंने मेहनत पिछले वर्षों में की है उस मेहनत का फल आपको आने वाले सालों में मिलेगा। मैंने बोला कब तक मिलेगा? बोला कि आप मेहनत नहीं भी करोगे ना तो कम से कम 3 साल तक आपको मेरी पिछली मेहनत का फल मिलेगा। जो पिछले मेरे कर्म किए हुए हैं उस कर्म का फल आपको मिलेगा, क्योंकि वो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि धंधा मैं आपको बेच रहा हूं,
तो जो फल मुझे मिलना चाहिए था वो फल आपको मिलेगा। तो मेरा फल मैं आपको क्यों दूं? तो आने वाले 3 सालों में आपको पिछली मेहनत का 5 करोड़ के बराबर का फायदा मिलेगा। मुझे बताओ ना, हाँ या ना? मैंने पिछले वर्षों में मेहनत की, उस मेहनत का मुझे आने वाले 3 सालों में 5 करोड़ की वैल्यू के बराबर का मुझे क्या मिलेगा? फायदा। तो मुझे उसको पे कितना करना पड़ रहा है बताओ? 50 करोड़। मैंने 5 करोड़ ज्यादा क्यों पे किए थे? क्योंकि उसकी मेहनत है और उस मेहनत का फल मुझे 3 सालों में मिलेगा। तो उसकी वो मेहनत का जो अमाउंट है उसने खुद ले लिया, उसी को बोलते हैं गुडविल। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गुडविल। पिछले कर्मों का जो फल था वो आने वाले टाइम में मिलेगा। कितना फल मिलेगा? उस पूरे फल की जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं गुडविल। मैंने उससे पूछा बताओ आपने कैसे अंदाजा लगाया कि 3 सालों में फायदा मिलेगा? बोला कि मेरे अप्रोच में एक मेथड लगाता हूं, नंबर ऑफ परचेज ईयर। मैंने मान लिया कि 3 साल का फायदा मिलेगा। तो जो वो कह रहा है ना कि मैंने मान लिया कि मैंने इस आधार पर वैल्यू की है, वही मेरे बच्चे मेथड गुडविल है। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 करोड़ जो उसने निकाले हैं वो ये कह रहा है कि 3 साल तक फायदा मिलेगा। उन 3 सालों फायदा 5 करोड़ के बराबर मिलेगा। ये फायदा कैसे निकाला, कितने साल तक फायदा मिलेगा, ये कैसे निकाला, यही हमारा मेथड ऑफ गुडविल है। इसी की मैं चर्चा यहाँ करने वाला हूँ। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? बताओ मेरे बच्चों, फटाफट से बताओ। हाँ, जो नंबर ऑफ परचेजर होता है ना वो यही है, कितने सालों तक फायदा मिलेगा, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेजर। कंसेप्ट समझ में आता है? रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ परचेजर दे रखा मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है कि आने वाले 5 साल तक आपको इतना इतना फायदा मिलेगा। आपको वही होता है नंबर ऑफ परचेजर, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है? तो यानी कि जो 5 करोड़ उसने लिया है वो किस आधार पर निकाला है, उसकी आधार की हम बात यहां करेंगे कि कितने कितने आधार से निकाला जा सकता है। उन्हीं को बोलते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ सब लिखेंगे और फिर मैं इनको समझाता हुआ भी चलूंगा। अभी आप नोट करते जाओगे। जो मेथड है आपके पास, वो 3 मेथड है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 3। कितने मेथड हैं? 3। मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। मेथड नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन। कितने मेथड हैं? 3। इसके अंदर लिखो इस मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे निकलेगी।
गुडविल इक्वल टू, बोला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसका मतलब ये है कितने साल तक फायदा मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट दे रखा है हमारे पास ऑन सुपर प्रॉफिट, दूसरा दे रखा है ऑन एन्युटी, और तीसरा दे रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके हिसाब से जो गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां जो आएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट पर आधारित तीनों सुपर प्रॉफिट में जाएंगे। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। और लास्ट बचा है मेरे पास कैपिटलाइजेशन। इसकी गुडविल लिखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू और लेस कर दो यहां से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जो निकल करके आएगा वो आएगी गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी आपके पास क्या, एफएमपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। ये ऐसे निकलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना आप। ये सारे की सारे मेथड और उनसे गुडविल निकालने के तरीके मैंने आपको एक डायग्राम के अंदर सारे के सारे दे दिए। इसको बच्चे नोट करेंगे पहले और फिर मुझे बताएंगे हम आगे चल सकते हैं क्या। हाँ, सारे बच्चे फटाफट से पहले नोट करेंगे, फिर मुझे बताएंगे हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते। चलें, चलिए। मैंने बताया था कि जो 5 करोड़ रुपए की वैल्यू है वो कैसे कैसे निकाली है। तो उसने पहले बोला कि देखो जितना मैं एवरेज प्रॉफिट कमाता हूं उतना मैं लगातार 3 साल तक लूंगा। उसका जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं वो प्रॉफिट में लगातार 3 साल तक लूंगा, उतने के बराबर मानता हूं कि मैंने मेहनत की है। पहला तरीका क्या बोलता है, जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं या जो आप प्रॉफिट कमाओगे 3 साल तक वो पूरे मेरे।
उतने के बराबर की मैं मानता हूं कि मेरी पिछले सालों की मेहनत है। तो पहला तरीका बोला कि जितना मैं आप प्रॉफिट कमाओगे 3 साल तक मुझे दे देना, उतने की वैल्यू मेरी गुडविल है। तो पहले आधार तो उसने ये दिया। दूसरा बोलता है कि नहीं, सुपर प्रॉफिट बोलता है कि नहीं, जितना कमाओगे उतना नहीं, लेकिन जितना आप इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रहे हो। मान लो फर्नीचर के धंधे वाला आदमी पड़ोसी है जो फर्नीचर का बिजनेस करता है, वो 20% कमाता है। आप इस धंधे से 30% कमाओगे तो कितना एक्सेस कमा रहे हो? 10%। तो ज्यादा जो है ना एक्सेस वाला, ये 3 साल तक मुझे दे दो। मैं मानता हूं कि इस एक्सेस का आपको 3 साल तक फायदा मिलेगा, तो वो सुपर प्रॉफिट बोलता है। बोलता है एनईटी ये अलग है, इसलिए एक्चुरियल बोलता है, ये एक्चुरियल की रिपोर्ट के हिसाब से होता है। और एनआरआर बोला कि जितना एक्सेस कमाते हो उसको कैपिटलाइज कर दो, आज के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो आप 5000 कमाते हो, 10% नॉर्मल इंडस्ट्री है, सुपर प्रॉफिट 5000 है, 10% इंडस्ट्री कमाती है, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी सुपर प्रॉफिट की? 50,000। तो दिस अमाउंट इज गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके, मेथड्स हैं। मैं हर मेथड को ऐसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बात उसकी वही आने वाली है कि जो सामने वाले को मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ, वो किस आधार पर दे रहा हूँ, और जिस आधार पर दे रहा हूँ उन आधार को बोला जाता है मेथड, जो आपके सामने पूरे इस डिजिटल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चले, चलो अब कुछ नरेशन लिखो, कुछ वर्किंग नोट बनाओ जो आपने ऊपर निकाले, और लिखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कि ये तो बताओ सुपर प्रॉफिट मिलेगा कैसे? मैंने बोला बताया तो था, जो नॉर्मली हमारी सेम इंडस्ट्री जितना कमाती है और जो मैं कमाता हूं, मैं उनसे कितना ज्यादा कमाता हूं, यही मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने बोला एक्चुअल में मैं जितना प्रॉफिट कमाता हूं और जितना मैं नॉर्मली कमाता इंडस्ट्री के हिसाब से, मैं इंडस्ट्री की रेट से कमाता, तो मेरा इतना प्रॉफिट होता। लेकिन मैं एक्चुअल में कमा रहा हूं मान लो मैं एक्चुअल में कमाता हूं 1 लाख रुपए, लेकिन यदि मैं इंडस्ट्री के हिसाब से निकाल के देखूं तो मैं कमाता हूं 80,000 रुपए। तो दिस डिफरेंस ऑफ ₹20,000 आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब है नॉर्मल से ऊपर, सुपर का मतलब है नॉर्मल से ऊपर। यदि मैं इससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा वो सारा की सारा मेरा क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। मेरी बात यहां तक समझ में आती है? यहां तक समझ में आती है तो लिखो आगे। सर एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये भी बता दो मेरे बच्चे। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब होता है, नहीं गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है एक्चुअल तो एक्चुअल लेना है, गिवन नहीं है तो आपको एवरेज लेना है। एवरेज प्रॉफिट नहीं
नहीं है तो एवरेज लेना है तो एक्चुअल लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो यदि क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है तो वो ले लो, नहीं दे रखा है तो नॉर्मल ले लो, सॉरी एवरेज ले लो। अब सवाल ये उठता है कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो है जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगा रखा है और जो इंडस्ट्री में हम प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मान लो मैं किसी बैंक में पैसा जमा कराता हूं तो मुझे 8% की एफडी पे इंटरेस्ट तो मिलता है, तो नॉर्मली एफडी की रेट वो 8% है। तो जो नॉर्मली एफडी पे लोग कमाते वो मैं कमाऊंगा। वैसे ही बिजनेस में भी होता है इंडस्ट्री वाइज। पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाने की एक नॉर्मल एक रेट मिलती है, सिमिलर रेट मिलेगी आपको, क्योंकि उससे ज्यादा मार्जिन कमा नहीं सकते, क्योंकि बगल में कॉम्पिटिटर है उसको भी ध्यान में रखना है। हाँ, यदि कॉस्ट में रिडक्शन हो जाता है तो मार्जिन आपका ज्यादा चला जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप इंडस्ट्री से बाहर नहीं कमा सकते। जैसे मान लो आपके सीए की सीएमए की फीस फाइनल की 50,000 है, तो आप 50,000 से ज्यादा फीस ले ही नहीं सकते। वो बात अलग है कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, खर्चा ज्यादा आ रहा है, और टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो तो खर्चा कम आ रहा है। तो प्रॉफिट इस वजह से डिफर कर सकता है, बट मार्जिन नॉर्मली जनरली इंडस्ट्री का सेम होता है कि भैया आप 10% कमाओगे, 20% कमाओगे, एक मार्जिन फिक्स होता है। तो जो इंडस्ट्री में मार्जिन चल रहा है, मैं पैसा लगा रहा हूं, उस पैसे पर जो चल रहा है वो कितना है, यानी कि मैं कहूं मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस में, उस बिजनेस पर उस बिजनेस की इंडस्ट्री नॉर्मली कितना कमाती है, दैट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। मैं ऐसा कह दूं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई जो नॉर्मल इंडस्ट्री कमाती है नारा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इस इन्वेस्टमेंट का मतलब है मेरे बच्चे कैपिटल एम्प्लॉय। आपने जो पैसा लगा रखा है धंधे में और वो इंडस्ट्री में नॉर्मली कितने से कमाते हैं लोग, यदि दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्या निकल कर क्या जाएगी, बताओ ना फटाफट से। नॉर्मल प्रॉफिट। नोट नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल है तो एक्चुअल कंसीडर कर लूंगा, बट एक्चुअल नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, और जब फ्यूचर की बात करोगे तो एक्चुअल तो होगा नहीं, आप क्या लोगे, एवरेज। तो लिखिए एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। मैं एक फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं, ठीक है। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये 2020 है, 2021 है, 2020 ये पर्टिकुलर है। सबसे पहले लोग या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ध्यान रखना इस बात का, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर है तो बिफोर करना है, प्रॉफिट लॉस से लिया है तो रिजर्व भी जोड़ने हैं, डिविडेंड भी ऐड करना है, टैक्स भी ऐड करना है, तब बिफोर टैक्स आएगा। मेरा वर्ड याद रखना, बिफोर टैक्स, इसका खास कर मेरे बच्चे बिफोर टैक्स। पहले प्रॉफिट को देखोगी कौन सा दे रखा है और फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे बिफोर में, ठीक है। यहां से एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट नंबर 1, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था कि मुझे गुडविल ऑपरेटिंग बिजनेस की चाहिए। यदि इस प्रॉफिट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट है तो उनको पहले बाहर निकालोगे, क्योंकि गुडविल में ऑपरेटिंग की निकाल रहा हूं, तो ध्यान रखना प्रॉफिट भी मुझे ऑपरेटिंग वाला ही चाहिए। इनकम है तो लेस हो जाएगी और नुकसान है तो वापस से ऐड हो जाएगा, यानी कि मैं एबनॉर्मल नॉन ट्रेडिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम को बाहर निकाल रहा हूं। प्लस माइनस नॉन ट्रेड इनकम या आइटम, प्लस माइनस एबनॉर्मल आइटम, और प्लस माइनस करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यदि कुछ ओमिशन हो गया था पिछले वर्षों में तो उस ओमिशन को यहाँ पर पहले रेक्टिफाई करोगे और रेक्टिफाई करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। यही प्रॉफिट मुझे चाहिए था। चलो अब क्या करोगे, अब देखोगे यहां पर इन प्रॉफिट के अंदर इफ ट्रेंड्स गिवन in the profits, then calculate weighted average profit। यदि ट्रेंड दे रखा है तो आप वेटेड एवरेज निकालोगे और ट्रेंड इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, देन कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। यदि बेटा क्वेश्चन में ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब है या तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट लगातार घट रहे हैं, तो वेटेड एवरेज लगाओगे। लेकिन एक चीज और है, ट्रेंड नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी वेटेड एवरेज के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपको वेटेड एवरेज ही लगाना है। यदि क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर दे कि वेटेड लेना है कि सिंपल लेना है, इर्रेस्पेक्टिव ट्रेंड्स है या नहीं है, तो आपको वैसा ही करना जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि वैल्यूएशन हम कंपनी के हिसाब से करेंगे तो उसकी हमें अप्रोच माननी पड़ेगी।
अब समस्या ये है कि वेट लेना क्या है। वेट if given in question then we will consider as per question। यदि वेट क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसी वेट को कंसीडर करोगे। इफ नॉट गिवन देन अज्यूम दैट। आप जैसा चाहो करो। बेसिकली कैसे मानते हैं हम लोग, 1 2 3 4 हम ऐसा मानते हैं। सर हम तो कुछ और मानना चाहते हैं, तो मानो ना, क्या दिक्कत है? मानो कौन बोलता है आपसे? बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट ने भी 1 2 3 4 को ही माना है कि भैया जितने 1 2 जितने साल है 1 2 3 4 5 6 मान लो। बाकी यहां पर गाइडेंस क्लियर है कि यदि वेट गिवन है तो वही वेट कंसीडर करना है, और वेट नहीं गिवन है तो आप अज्यूम कर सकते हो जो आपकी श्रद्धा है। बट लेकिन वेट का मेजरमेंट भी एक बेस पर होता है। जो प्रॉफिट ज्यादा रिलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल उसको वेट ज्यादा दिया जाता है, और जिसका रिलेवेंसी कम है उसको वेट कम दिया जाता है। यदि ये इवेल्युएट कर पाते हो कि भैया इस साल के प्रॉफिट का वैल्यू ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप उसका वेट ज्यादा दे सकते हो। यानी कि आपको अपना होशियारी दिमाग नहीं लगानी है, आप 1 2 3 4 मान लेना। क्योंकि यदि तुम कुछ और वेट मान रहे हो तो कुछ सोच के माना होगा, ऐसे मान लिया वो लप्पे के अंदर है ना, तुक्के में डाल लिया, रेंडमली डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका भी एक बेस होता है, उसका भी एक आधार होता है कि यदि किसी साल का वेट आप ज्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उस प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्रॉफिट इतना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि वेट आपको बड़े सोच समझ के रखना होता है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप जैसी श्रद्धा हो मान सकते हो। बट स्टडी मेट 1 2 3 4 लेके चलता है, इसलिए आप भी 1 2 3 4 ही लेकर के चलोगे। यहां तक नोट कर लो आप, फिर मैं आगे चलूंगा। एक बार यहां तक नोट कर लो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो आपने निकाला है वो क्या निकाला बताओ? आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। आपने अब तक जो भी निकाला है, चाहे वो ऐसे निकाला हो चाहे वो वैसे निकाला हो, जो भी निकल करके आया है वो क्या निकल करके आया बताओ? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको आगे क्या निकालना है? ये एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। अब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल
प्रॉफिट्स, एफएमपी। ये एफएमपी ही आपका एक्चुअल में एवरेज है, क्योंकि मैं गुडविल मेरे फीचर पर बेस्ड है, क्योंकि फ्यूचर में जो आएगा उसके हिसाब से मेजरमेंट होगा। या तो मैं पिछले टाइम के रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर चल रहा हूं, या फिर आगे के फ्यूचर के प्रोजेक्शन को ले रहा हूं। दोनों के केस में गुडविल हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है ऊपर, और इस एवरेज प्रॉफिट में अब प्लस माइनस करोगे फ्यूचर आइटम। यदि भविष्य में कोई खर्चा लगने वाला है जो लगता नहीं था अब तक, तो उसको लेस करोगे, और कोई इनकम जो अभी होती है नहीं होगी फ्यूचर में, उसको भी लेस करोगे। कोई ऐसी इनकम जो अभी नहीं होती फ्यूचर में होगी तो ऐड करोगे। तो फ्यूचर का आइटम डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है, उस हिसाब से ऐड लेस करना है। फ्यूचर में खर्चा बढ़ेगा तो लेस होगा, और फ्यूचर में खर्चा कम होगा, फायदा हो रहा है तो ऐड कर दूंगा, इनकम मान लूंगा। फ्यूचर टैक्स, जो निकल करके आएगी उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी। जहां जहां पर एवरेज प्रॉफिट वर्ड यूज किया वहां पर ये वाला प्रॉफिट आएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? अभी मैं ओनली फॉर जो लिखा है फॉर्मूला जो मैंने लिखाए हुए हैं, उन फॉर्मूलों को ओनली फॉर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे कुछ चीजें और भी हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट, मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा जितना पैसा इन्वेस्ट किया है। आपने कितना पैसा, खुद का पैसा याद रखना मेरे बच्चे, खुद का पैसा। मैंने बिजनेस में दो तरीके का पैसा लगाया हुआ है, एक बाहर के लोगों से उधार लेकर के, एक मैंने खुद की जेब से। जो खुद की जेब से लगा रखा है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो आपकी लायबिलिटी जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो इसमें कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। जिसको मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट, जो पैसा खुद का लगा रखा है। तो लिखिए इसमें ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू। जो असेट्स दे रखी हैं उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसमें से लेस कर दो आउटसाइडर लायबिलिटी एट पेबल। और लिखो इसमें करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों लेनी है आपको। जो निकल करके आएगी वो आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉय। क्योंकि इन असेट्स के अंदर दो लोगों का पैसा लगा हुआ है, एक तो मालिकों का, एक पैसा लगा है मालिकों का, एक पैसा लगाया उधार का। मैंने जो पैसा लगाया उसमें मैं जितना कमाऊंगा वही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। ये उधार वाला पैसा है भाई, इसका रेवेन्यू आपकी जेब में नहीं जाएगा, इसका प्रॉफिट तो आउटसाइडर को देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है?
इसलिए मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो मैंने पैसा लगाया है वो मेरा पैसा होना चाहिए, और जिस पर जो इंडस्ट्री दे रही है प्रॉफिट, वो उस पर रेट जो है उसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक किसी को डाउट हो मुझे पूछ लो अभी भी। अब नोट और लिखो नीचे स्टार लगा के, असेट्स डज नॉट इंक्लूड जो ऊपर मैंने असेट्स ली हैं उन असेट्स में इनको शामिल नहीं करूंगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे बच्चे मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं, तो जो ऑपरेटिंग असेट्स हैं उन्हीं की लूंगा मैं, क्योंकि गुडविल ऑपरेशन की निकलती है। ठीक है, गुडविल है ऑपरेशन की निकलती है, पूरे बिजनेस की नहीं निकाल रहा हूं मैं, ऑपरेशन की निकाल रहा हूं। एडवांस फॉर परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स बिजनेस में यूज ही नहीं हो रही है, आपने पैसा दे दिया, आपने मान लिया असेट दे दी, तो असेट तो है लेकिन ऑपरेशन में भी एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है। वो असेट जो एंटिटी में काम कर रही है यहां पर ऑपरेट हो रही है और उन पर यूज करने की वजह से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जो रिसोर्सेज बिजनेस में यूज हो रहा है पूरी तरह डिवोटेड है, उस डिवोटेड की वजह से जो अर्निंग आएगी मैं उसी की बात करूंगा। एडवांस दे दिया सप्लायर को कि मुझे ट्रक दे देना, ट्रक आए नहीं, और जब ट्रक आए नहीं तो बिजनेस में यूज भी नहीं हो रहे, और जब बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा तो उसका रेवेन्यू पर कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपने बिजनेस से पैसा कमाया, उस पैसे को आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, आप रिटर्न कमा रहे हो, आपके असेट्स है, लेकिन वो पैसा बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, और जो रिसोर्सेज बिजनेस में यूज नहीं हो रहे उनको यहां पर कंसीडर नहीं करना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और आगे लिखो नॉन ट्रेडिंग और नॉन ऑपरेटिंग असेट्स, वो भी आपको कंसीडर नहीं करनी है। और फिक्टियस असेट्स, क्योंकि फिक्टियस असेट्स की कोई वेल्थ नहीं होती है, फेयर वैल्यू नहीं होती उनकी, तो उनको तो वैसे भी कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो बिजनेस में एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो पहले ही खत्म हो चुकी है, बस उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वो डेफर्ड नेचर के खर्चे हैं। और एक नोट और लगाओ, इफ एनी असेट्स और लायबिलिटी, if any assets and liability which is non-recorded, जिसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है बट now exist, but now exist
इन द बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई असेट्स है, नॉन रिकॉर्डेड असेट्स है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू भी है, आज फेयर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उसको कंसीडर करना है। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है, जिसकी पेबिलिटी भी करनी है, आपको पे करना है, तो कंसीडर करना है। तो लिखो देन अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी विल बी कंसीडर। ऐसी लायबिलिटी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी कोई भी असेट्स लायबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है, फेयर वैल्यू है या पेबिलिटी है, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक पॉइंट और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ एनी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना। यदि बिजनेस की बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी देख लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। परचेज्ड गुडविल है तो क्या होगा? सेल्फ जनरेटेड है तो क्या होगा? बेसिकली में सेल्फ जनरेटेड के अंदर बोला गया था कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। इफ साइलेंट देन वी विल अज्यूम सेल्फ जनरेटेड। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि गुडविल दे रखी है, कुछ नहीं बोला कि परचेज है सेल्फ जनरेटेड, तो ये मान करके चलोगे कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, और जनरेटेड वैल्यू को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम? इग्नोर। और यदि परचेज है तो इसका ट्रीटमेंट देखो क्या है। एज पर ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट बोलता है कि वी विल कंसीडर, कि भाई इसे कंसीडर करो। और एज पर ICMAI बोलता है इग्नोर करो। देखा, ट्रीटमेंट डिफर हो गया। तो हमें बात तो हमारे इंस्टीट्यूट की सुननी है, हम तो भाई ये सुनेंगे, यही हमारा अन्नदाता है, यही कमा के देगा हमें आने वाले टाइम में। तो आप इस बात को कंसीडर करके चलोगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां तक की बात क्लियर है? यदि यहां तक की बात क्लियर है,
आगे कुछ और भी चर्चा है। ये हमने असेट्स के रेस्पेक्ट में बात की है कि भाई किस असेट्स को असेट्स में लेना है और किस असेट्स को असेट्स में नहीं लेना है। अभी लायबिलिटी की बात करना बाकी है, ठीक है। बाकी का जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उस नेक्स्ट क्लास होगी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में।